तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, जहां पर 11th केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लेसन आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए हैं और कुछ लेसन आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आगे के जो आने वाले लेसन है वो प्रोबेबली आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और बहुत ही इजी लेसन जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर को मैं ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा और इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादातर इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें ही देखेंगे। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1। लेक्चर देखना शुरू कर रहे हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। ठीक है, चलेगा। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं बच्चों कि अगर आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको कोई भी डाउट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायोलॉजी में ही आपको पढ़ाता हूँ, सो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो बच्चों आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। सही है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 1, दैट इज अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या है, देखो इंट्रोडक्शन की बात करें केमिकल बॉन्डिंग में तो आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी या 10th स्टैंडर्ड में या कभी ना कभी ये चीज जरूर से देखी होगी। एक ऐसा कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में एक ऐसी लाइन से खींची हुई है और यहां पर एक कार्बन लिखा हुआ है और आपकी टीचर आपको बोलती है कि भैया ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर बॉन्ड। बात सुनो, डिटेल में समझेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। क्या बोला मैंने कि भैया मान लो ये कार्बन है, ये एक कार्बन है और आपने कुछ ऐसा चीजें पहले से देखा हुआ होगा और आपकी टीचर ने आपको बोला होगा कि ये जो लाइन खींची है मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में, दिस लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड। ठीक है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। मान लो ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2। सो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में मैंने क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। पर आखिरकार ये बॉन्ड होता क्या है, आखिरकार ये बॉन्ड है क्या, किस चीज से आखिरकार ये बॉन्ड, एक्चुअल में कोई लाइन खींची है क्या, दो कार्बन एक लाइन को, एक रस्सी को पकड़ खड़े हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये लाइन है क्या, ये बॉन्ड बनता कैसे है, इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आ जाओ बात कर। देखो अगर मैं तुम लोग को ऊपर ऊपर से समझाऊं, थोड़ा बेसिक से समझाऊं, तो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना कि एक बॉन्ड विल ऑलवेज इक्वल टू दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विल ऑलवेज इक्वल टू दो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये जो एक बॉन्ड मैंने बनाया है, इट इज नथिंग बट यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यहां पर बॉन्ड बना हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, यहां पर एक बॉन्ड और यहां पर एक बॉन्ड, यही सॉरी एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट योर बॉन्ड। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई, तो बॉन्ड होता क्या है वो समझ में आ गया कि भैया आपका जो एक बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मान लो दो बॉन्ड हुआ तो, अगर मान लो दो बॉन्ड हुआ तो आपके कंपाउंड में, जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो इसका मतलब क्या है, जहां पर दो बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो जैसे जैसे आप बॉन्ड बढ़ाओगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो इसी चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे यहां पे लिखो कार्बन, इसके दो बॉन्ड और इसके दो बॉन्ड, ये दोनों आपस में शेयर हो रहे हैं, शेयरिंग भी होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, उसको मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि भैया आखिरकार बॉन्ड होते क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो बॉन्ड्स हैं ये आखिरकार फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये आखिरकार बनते कैसे हैं। तो देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं बॉन्ड्स को प्रिपेयर करने के। सबसे पहला जो तरीका है बॉन्ड को फॉर्म करने का, वो आप कर सकते हो गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन से। या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो, यानी किसी को दे दो, या फिर आप इलेक्ट्रॉन को ले लो, किसी से किसी से टेक कर लो, समझ लो। सो देयर आर टू थिंग्स, पहला चीज है गिव एंड टेक
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट एटम, किसी दूसरे एटम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को या तो ले रहे हैं या फिर उसे डोनेट कर दे रहे हैं। अब एक बात आप लोग ने और सुनी होगी कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब वही एटम या फिर कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फंडा क्या है, कैसे कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बन जाता है, कैसे कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बन जाता है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पर यहां पर ध्यान दो, बॉन्ड फॉर्म होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि भैया या तो गिव होगा या फिर टेक होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। अब आयोनिक बॉन्ड में यही चीज होती है। या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के साथ शेयर किया जाएगा। जैसे हम लोग घर पे हमारे भाई बहन होते हैं ना, तो उनके साथ हम लोग शेयर करके खाते चीजें, उसी तरीके से आपके जो एटम्स है ना वो भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो भैया देखो, इसका एग्जांपल ले लेके हम लोग आगे पूरे लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा लेसन में हमको सिर्फ यही पढ़ना है कि आखिरकार बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहे हैं, किन चीजों को बॉन्ड कहा जाता है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे 50 तरीके के बॉन्ड, हम 50 नहीं कुछ तरीके के बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। सही है। तो अभी अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखो कि भैया होता क्या है बॉन्ड और बॉन्ड बनता कैसे है। तो बॉन्ड बनाने के टोटल दो तरीके हैं जो बच्चों मैंने अभी आप लोग को बताया। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है कि भैया या तो आप इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर इलेक्ट्रॉन ले लो, जिससे आपका बॉन्ड बन सकता है। किसी दूसरे एटम से आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को ले लो या फिर उसे इलेक्ट्रॉन दे दो। इससे क्या बन सकता है बच्चों, एटम, इससे बॉन्ड बन सकता है उन दो एटम्स के बीच में। ये पहला वे है। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन को दो एटम्स आपस में शेयर कर लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसकी भी बात हम लोग आगे लेसन में करेंगे। सही है। जब विदाउट शेयरिंग बनता है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बनते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड। समझ रहे हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो रही होगी कि भैया आखिरकार बॉन्ड होता क्या है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बॉन्ड इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कहां कहां लगे हैं, दो एटम्स के बीच में लगे हुए हैं। एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड मतलब चार इलेक्ट्रॉन, वैसे ही तीन बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, डबल होता है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन लगे, जैसे समझ रहे, यहाँ पे मैंने दिखाया ना, एक बॉन्ड दो बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपका बॉन्ड बनता है। सो बॉन्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनता कैसे है, दो तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि एक या तो गिव एंड टेक कर लो, एक या तो बच्चों शेयरिंग कर लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको बताता हूं कि भैया पॉजिटिविटी कैसे आती है और नेगेटिविटी कैसे आती है, किस चीज को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं और किस चीज को इलेक्ट्रो नेगेटिव। ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ। पहले हम लोग समझते हैं बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देखो जब आगे चलकर आप पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, उसके ऊपर हमेशा हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं। और जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उसके ऊपर हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं। अब ऐसा क्यों, वो चीज हम लोग समझने जा रहे हैं। इस चीज को बच्चों में समझाता हूं आप लोगों को एक एग्जांपल से। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का। सपोज दैट मैंने एक लिया एग्जांपल सोडियम का। अब सबको पता है कि सोडियम क्या है, सोडियम इज अ मेटल एंड मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसा क्यों, बात करता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है बच्चों, इसका है 11 मेरे हिसाब से। ठीक है, दोनों कलर सेम हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका 7 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 8 1। ये नॉर्मल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ा करते थे। सही है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 2 8 1। अब अगर मैं एटम बनाने की कोशिश करूं तो कितने एटम बनेंगे, ध्यान से सुनो।
कैसे, मतलब कैसे एटम बनेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सेंटर में आपका रहेगा प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है, जितना ही एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन भी होते। तो भैया इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। न्यूट्रॉन भी 11 होते हैं, पर न्यूट्रॉन की अभी मैं बात कर नहीं रहा। एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 11 है। 11 ही प्रोटॉन रहेंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की बनाने की बारी है। इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं, शेल में रहते हैं। तो लेट सपोज मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों एक शेल। तो बाय, दिस इज शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। ध्यान से देखो, 3 शेल मैंने बनाए हैं। सबसे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे आप लोगों को पता है जो फर्स्ट शेल रहता है उसकी कैपेबिलिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, सपोज दैट। दूसरे में कितना है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया यहां पे लगा दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। बचा क्या, लास्ट वाले शेल में बचा बच्चों आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट वाले शेल में बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम स्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, वो आप लोगों को समझाऊंगा आगे चल के मैं। पर अभी इतना याद रखो कि जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, शेल नहीं, आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं कह सकता हूं कि आपका एटम जो है वो क्या है बच्चों, स्टेबल है। और इस दुनिया में जितने भी एटम्स है ना, वो सब स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, वो सबको, सबकी, सारे के सारे एटम क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो भैया सबको स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए, इसीलिए सब चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब अगर आप सोडियम को देखोगे, अपने एग्जाम्पल में वापस आओ, अगर आप इस सोडियम को ध्यान से देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो अगर यहां से ध्यान से, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, इसके पास 2 रास्ते हैं इस ऑक्टेट रूल को स्टेबलाइज करने का। कौन कौन से 2 रास्ते हैं, सबसे पहला, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये टेक कर ले, मतलब किसी से ले ले, उधार ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, किसी से बोरो कर ले, या फिर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, गिव 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आप ही सोचो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर देगा तो अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये वाला रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं उस ऑर्बिट में। तो उसके बाद इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये वाला कहलाएगा, और इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया इसके पास यही दोनों तरीके हैं, इसके पास यही दोनों तरीके हैं जिससे ये क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है। या तो 8 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, जिससे इसका ऑक्टेट हो जाएगा, 1 ऑलरेडी है, 7 और ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब आप ही सोचो, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लेन देन में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान लगता आपको या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान लगता। तो भैया अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करता है पता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन लेने से ज्यादा आसान चीज ये है कि आप क्या कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हो। सो इस कंडीशन में ये एटम क्या करता है, दिस एटम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, दिस एटम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ध्यान से सुनो, अब अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ये शेल भी चली गई। अब ये शेल है क्या इसके पास, नहीं। अब ये शेल है क्या इसके पास, नहीं। तो मतलब अब ये इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गई
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया बच्चों 2 और 8। ठीक है, 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया। अब अगर आप ध्यान से इस एटम को देखोगे तो इसके पास प्रोटॉन अभी भी कितना है, 11 ही है। अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके पास प्रोटॉन कितना है, इसके पास प्रोटॉन बच्चों अभी भी 11 ही है। पर अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो भैया यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया। सही बात है ना। इसके पहले क्या था, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 ही पॉजिटिव चार्ज 11 ही नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके न्यूट्रल कंपाउंड बना रहे थे। पर अगर आप यहां पर देखो इस कंडीशन में तो भैया प्रोटॉन अभी भी 11 है, क्योंकि प्रोटॉन बाहर नहीं निकला यहां से, पर आपका एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ 10 ही बचे हैं आपके एटम के अंदर। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसीलिए इस कंडीशन में हम लोग सोडियम के ऊपर Na+ लगाते हैं। वाई? बिकॉज यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। और इसी चीज को बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रिकली आपका एटम अब पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है और नेगेटिव चार्ज कम। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपका सोडियम क्या करता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और वो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है। समझ में आई ये बात? ये बात किस किस को समझ में आई है कमेंट करके बताना जरूर से, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज समझाता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब देखो ये सब समझ जाओगे ना तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है। अब इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। आ जाओ। सपोज आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन का। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, सही है। इसका सिंबल क्या होता है, Cl। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 287। सही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। आ जाओ इसके एटम को ड्रॉ करते, आ जाओ इसके एटम को ड्रॉ करते। तो सपोज दैट सेंटर में क्या है आपका, प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है यहाँ पर, 17 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है बच्चों यहाँ पर, 17 प्रोटॉन। अब ड्रॉ करो इसका शेल। दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। सही बात है। जो सबसे पहला वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो, कौन सा कलर से दिखा, व्हाइट से दिखाते। चलो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया मैंने और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए शेल नंबर 1 में। फिर शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बना दो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। सही है, सही है। यहाँ पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बना दो, चलो 1 2 3 4 5 6 और 7। सही बात है, सही बात है। सो बच्चों ये है कुछ एटम आपके क्लोरीन का। दिस इज द एटम ऑफ क्लोरीन। अब देखो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया ऑक्टेट रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब क्या, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, दैट ऑर्बिट इज नोन एज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बाकी के अंदर को कर्नल बोलते हैं। ये वाला जो प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन को मिला के ना हम लोग कर्नल बोलते हैं। बाकी का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी और ये भैया आपका हो जाएगा स्टेबल। पर क्या ये स्टेबल है इस समय पर? नहीं, ये इस समय पर स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सही बात है ना? अगर आप काउंट करोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। सुनो कौन कौन से ऑप्शन है? या तो इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, और इट कैन गिव 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ये तुम लोग को दिख रहा है? आ रहा है ना, कैमरे के अंदर रिकॉर्डर है। हाँ, तो बच्चों इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। अब यहां पर देखो केस उल्टा हो गया, यहां पे केस उल्टा हो गया। तो बताओ कौन सी चीज करनी ज्यादा आसान है? कौन सी चीज ऐसी होंगी जहां पर ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है ना, हमेशा वही चीज प्रेफर होती है नेचर के अंदर। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो कर लेगा बच्चों। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच्चों कहीं से बोरो कर लेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन टेकन फ्रॉम अदर एटम, दिस इज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, इसे दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लिया है। सही बात है। अब वही चीज यहां पर भी देखो, अब यहां पर प्रोटॉन कितने? 17। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो गए? लेने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18। अब यहां पर कौन सा चार्ज बढ़ गया? क्योंकि हमको पता है कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे एटम के अंदर जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो चुका है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। इसीलिए इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288, और इसको हम लोग कहते हैं Cl-। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? Cl-। वाई इट इज माइनस? बिकॉज इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कौन है? क्यों है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, नेगेटिविटी बढ़ चुकी है एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी, बिकॉज इट हैज टेकन अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। इसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे डिसाइड होता है। कौन डिसाइड करता है कि भैया कौन सा एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और कौन सा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके जो प्रोटॉन है उसका चार्ज बढ़ जाता है, प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाते हैं। वहीं जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते एक्सेप्ट करते उस कंडीशन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन के नंबर कम हो जाते हैं, जिसके वजह से नेगेटिविटी बढ़ जाती है आपके एटम में। तो इलेक्ट्रिकली यहां पर जो आपका एटम है वो क्या हो चुका है? नेगेटिव हो चुका है। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई? आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों आपका? कॉर्नेल एंड लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअली में ये जो 2 साइंटिस्ट है ना, इनकी एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। सही है ना? यही है ना, वैलेंस बॉन्डिंग। जस्ट इन चेक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, यस। इनकी थ्योरी है बच्चों, इनकी थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस। और इन्होंने अपनी थ्योरी कब प्रपोज की थी? 1916 में। 1916 में इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। अब इनकी थ्योरी में है क्या? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने वही बताया बच्चों जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, कि बच्चों जो वैलेंसी होती है दैट विल डिसाइड कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। एग्जैक्ट वही चीज इन्होंने बताया। तो जो मैंने अभी तक आपको सिखा रहा था मैं, वो एक्चुअल में इनकी थ्योरी थी। इनकी थी बच्चों क्या? दैट इज अवर कॉसेल एंड लेविस। तो इन्हीं ने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों? हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल मतलब क्या?
कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एटम स्टेबल होगा और फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इन्होंने बताया था वैलेंसी के ऊपर। अब आप लोग सोचोगे कि सर आपने तो बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप तो हमें कंफ्यूज कर दिए, दुनिया भर का चीज बता दिया आप। इन्होंने तो वैलेंस के ऊपर बताया था। बच्चों वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी यही तो होती है, जैसे मान लो अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम, ठीक है। अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11, सही है, सॉरी एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी 1, क्योंकि जो भी आपका नंबर होता है लास्ट में, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव होने वाला होता है वही इसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी हमेशा 4 से नीचे होने वाली है और इसकी वैलेंसी क्या है? 1। वाई? बिकॉज इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। और अभी तो मैंने आपको सिखाया कि भैया इसके ऊपर कितने चार्ज लगते हैं, इसके ऊपर +1 चार्ज लगता है। +1 चार्ज क्यों लगता है? क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, समझ रहे हो, तो उसके ऊपर +2 चार्ज लगेगा। जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतने चार्ज उसके ऊपर लगेंगे। अगर वो डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज लगेंगे, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज लगेंगे। बाकी इनकी थ्योरी वही थी जो मैंने अभी आपको समझाई है, और इसी चीज से केमिकल बॉन्डिंग बनती है। अब आप लोग सोचोगे सर बॉन्ड कैसे बना? बॉन्ड कहाँ है? बॉन्ड कहाँ है? बॉन्ड यहाँ है। सुनो सुनो तो भाई एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का ही। Na एंड Cl, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 2, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, सॉरी 8 नहीं, 2, 8, 7। सही है। जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन चेंज किया, मान लो आपने Na को बना दिया Na+ और Cl को बना दिया Cl-, तो इसका मतलब क्या है? इस केस में क्या होगा दोनों के अंदर? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दैट्स व्हाई हैव अ पॉजिटिव चार्ज। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों? 2, 8 और, सही बात है, 2, 8 और 8, बिकॉज इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया वो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया अब यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, और जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये किया था, डोनेट किया था, उसी इलेक्ट्रॉन के हेल्प से क्या हो जाएगा? यहां पर बॉन्डिंग बन जाएगी। तो यहां पर आप लिखोगे ऐसे Na+Cl-, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो Na, समझ रहे हो? तो Na और Cl के बॉन्ड साथ में बॉन्ड कैसे बना? यहां पर बॉन्ड किस तरीके से बना? क्योंकि आपका जो Na था, सोडियम था, इसने क्या कर दिया है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है क्लोरीन को। जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ। समझ में आया बॉन्ड? समझ में आई चीजें? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ऑक्टेट रूल का मतलब यही है कि जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ध्यान से सुनेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब क्या होता है? देखो सुनो, एक चीज और बता देता हूं आप लोग को। जैसे मान लो ये है आपका प्रोटॉन, सपोज दैट इट इज योर प्रोटॉन। आपके पास है एक शेल, 2 शेल, कितने भी शेल हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे 3 शेल है, ठीक है, 3 शेल है। तो सबसे पहली बात, दिस इज योर प्रोटॉन, ठीक है। ये जो 2 शेल है, ये वाला शेल और ये वाला शेल, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट शेल, ठीक है। जो अंदर के जितने भी है ना, सबसे बाहर वाले को छोड़ के अंदर के जो हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट शेल, और जो सबसे बाहर वाला है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सबसे बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। एक और चीज सुनो, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कर्नल बोल देते हैं। कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल ही दिया है ना, है कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल मतलब बच्चों, अगर आपका जो प्रोटॉन है और आपका जो इनर मोस्ट शेल है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर जो भी आपका हिस्सा है ना, दैट पार्ट इज नोन एज कर्नल।
सही है। तो आपका कर्नल को छोड़कर जो आपका बाहर वाला हिस्सा बचा हुआ है दैट पार्ट इज नोन एज आउटर मोस्ट शेल। और अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्टेट रूल, जो कि किसने दिया था अभी मैंने आपको बताया, इन दोनों महापुरुषों ने, कहां गए, इन दोनों साइंटिस्टों ने दिया था, एक थे आपके कौशल और एक थे आपके लेविस। तो इन दोनों ने अपनी थियोरी में यही कहा कि जो भी एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, जो भी एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वही स्टेबल होगा और वही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो मतलब बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल, ऐसे लिख दो, आउटर मोस्ट शेल मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन टू, क्या लिख सकते हो, मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स, समझ रहे हो, ठीक है। तो बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यही समझाता है बच्चों ऑक्टेट रूल। यही हमको कौन बताते हैं, ऑक्टेट रूल वाले अंकल हमको यही चीज सिखाते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स के साथ, आयोनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहा कहते हैं बच्चों जो दो आयंस के बीच में फॉर्म होता है। जैसे मैंने आपको Na प्लस और Cl माइनस का एग्जांपल दिया। अब जहां पर भी मेटल है, मेटल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। मेटल्स हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो भैया उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगेगा। और जो नॉन मेटल है वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज लगेगा। तो भैया अगर जो माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन। दो अलग अलग आयन, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, पॉजिटिव को कटायन नेगेटिव को अनायन, कटायन और अनायन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट बॉन्ड इज नोन एज अवर आयोनिक बॉन्ड। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। यही मैंने अभी आप लोगों को समझाया, मैंने अभी बताया ना आप लोग को कि आपके Na के पास क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपकी बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो वाला भी दिया हुआ है, जैसे आपका 1s2 2s2 2p6 और 3s1, सही है ना, 2 4 10, हाँ 1, ये वाला हो गया। Cl क्या है, Cl आपका क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना हो गया, 1 2 4 10 10 2 12 12 3p6 12 6 18 17 ही होना चाहिए ना, तो 2p6 नहीं आएगा, 2p5 आएगा, सही है ना, 2p5 आएगा। ठीक है ना। इसी चीज को आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, जैसा मैंने अभी तुम लोगों को बताया था। आप ऐसे लिखो 2 8 1, इसको आप लिखो 2 8 7, सही है। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका Na प्लस होगा, अगर आपका Na प्लस होगा तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनेट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 और 8। वहीं अगर आपका Cl माइनस होगा, Cl माइनस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2 8 और 8। समझ में आई बात? ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या बना, एक बना आपका Na प्लस जो कि है पॉजिटिव आयन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कटायन, एंड दूसरा क्या बनेगा आपका Cl माइनस, जिसे मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव आयन यानी अनायन।
तो जब दो अलग अलग आयन, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, इन दोनों आयन्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, और इसी को आप लिख सकते हो बच्चों NaCl। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो Na। बात समझ में आ रही है? वही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई है, बस आपके बुक में अलग से लिख के दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे चले, आगे चले। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी Z कितना होता है? 20 होता है। सही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 20। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सही है ना? देखो 2 2 4 6 10 12 नहीं 6 2 8 और 2 20 हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 8 8 और 2, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। दूसरा क्या है आपका? क्लोरीन। क्लोरीन तो भैया सेम ही है जो अभी हम लोग ने बात किया। क्लोरीन यानी क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 8 7। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आपका जो कैल्शियम है, इफ यू से दिस इज अ क्लोरीन, एंड अगर आप बच्चों कैल्शियम को जरा ध्यान से देखते हो तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एंड कैल्शियम क्या है? मेटल है, तो मेटल आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये क्या करेगा? इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? डोनेट करना चाहता है। तो कुछ नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पकड़ लेगा और एक और क्लोरीन हम लोग ले लेंगे। मान लो एक और क्लोरीन लिया मैंने 2 8 7, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला क्लोरीन पकड़ लेगा। समझ रहे हो? तो मैंने लिए 2 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, पर आपका कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था। एक इलेक्ट्रॉन यहां दे सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता ना, क्योंकि आपका लास्ट में 2 है, 2 वैलेंसी है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो भैया आपका जो क्लोरीन आपका जो कैल्शियम है, क्लोरीन माफ करना बोला रहेगा मैंने, तो आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन ने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, और आपका एक ही कैल्शियम था जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो भैया अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो आफ्टर डोनेशन इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगेंगे। सही है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगेंगे, और इसका एटॉमिक नंबर ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 और 8। सही बात है, 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा हम लोग को, क्लोरीन 2 लेना पड़ेगा, Cl माइनस और Cl माइनस, और दोनों का क्या हो जाएगा? 2 8 और 8, और इसका भी क्या हो जाएगा? 2 8 और। समझ में आई बात? तो यहां पे कैसे बनेगा आपका Ca 2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, 2 लिया है मैंने तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। समझ रहे? 2 लिया है ना मैंने। अच्छा ये लिखना गलत होगा वैसे, यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, चलो Cl2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 2 आ गया, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बच्चों? Cl। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 2 क्लोरीन क्यों यूज किया मैंने? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम के पास उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड इट कैन डोनेट बोथ द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, और एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए मैंने कितने क्लोरीन लगा दिए? 2 क्लोरीन लगा दिया, जिसके वजह से क्या ले लेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये बना कटायन, ये बना अनायन, एंड कटायन क्या है? एक टाइप का आयन है। दोनों आयन्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने आज आप लोग को समझाई हैं, वो चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसके अगले टॉपिक्स को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप बाय बाय।